बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं तरंग और ऊर्जा के बारे में और समझेंगे कि क्या तरंग है, क्या ऊर्जा है, क्या इसमें दोनों में रिलेशन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। फिर थोड़ा सा हम फास्ट भी पढ़ाएंगे आपको, जिसको रिवीजन करना हो बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। कहने का मतलब है, अगर ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत क्या है तो सूर्य माना गया है। सूर्य वास्तविक में है ही है। अगर सूर्य से ऊर्जा को लाना हो पृथ्वी तक तो कैसे लाएंगे? बाल्टी में भरकर, या मोबाइल में? कैसे लाएंगे? तो माध्यम है वहां से आने का। जी हाँ, देखिए, ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा हमारे पास आती है तो दो रूपों में आती है। एक तरंग के रूप में, प्रकाश भी समझते होंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग है। ड्यूअल नेचर शायद लाइट का आपने पढ़ा हो। क्योंकि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है तो ये किसकी भांति चलेगी? तरंग की भांति। और तरंग की भांति जब ये अपना कार्य करेगी तो ऊर्जा का कहने का मतलब है दो रूपों में आती है। एक, ऊर्जा स्थानांतरण होकर के, कहने का मतलब है कि गति के द्वारा, द्रव्य की गति द्वारा एक ऊर्जा आ जाएगी। कहने का मतलब मोटरसाइकिल अगर चल रही है, वो गति कर रही है तो उसमें भी ऊर्जा होगी। यहाँ से ऊर्जा को ट्रांसफर यहाँ करना है, गति के माध्यम से हमने कर दिया। पंखा चलता है गोल गोल, उसमें भी ऊर्जा होती है। तो एक गति के कारण, द्रव्य की गति के कारण, यानी पदार्थ में अगर गति होती है तो भी ऊर्जा आती है। जी हाँ, याद रखेंगे। अगर पदार्थ में, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको समझा सकूँ। इसको फिर से बना देंगे हम। होता क्या है कि शेड्यूल में चलाना होगा। जी हाँ, तो पदार्थ, अगर पदार्थ गति करें तो पदार्थ गति के माध्यम से भी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। एक पत्थर यहाँ पर है, एक पत्थर यहाँ पर है। अगर पत्थर को यहाँ से फेंको, दूसरा पत्थर स्टॉपेज में अगर ऊर्जा दे दे तो गति करने लग जाएगा। यानी गति के माध्यम से हमने उसको ऊर्जा प्रदान कर दी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है तरंग के माध्यम से। जी, पत्थर के माध्यम से, पदार्थ के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं कई बार, समझते भी हैं इसको। न्यूटन के गति के नियम भी पढ़ाए थे आपको, तो उसी के माध्यम से जानते होंगे। लेकिन हमें मेन पढ़ना, पूरा फोकस हमारा होगा तरंग गति पर। क्या है तरंग गति, कैसे है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगी। बस मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा। जी हाँ, मेरे साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा मत छोड़ दीजिए। चलिए, जैसे प्रकाश, क्या प्रकाश गति करके आता है? पदार्थ नहीं, ये तरंग की भांति, ये अपने तरंगों की भांति हमारे पास आता है। अब तरंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का स्थानांतरण दो रूपों में होता है, एक पदार्थ की गति के द्वारा और एक तरंगों के रूप में। तो पदार्थ की गति तो नहीं, लेकिन हमें तरंगों के रूप में जो तरंगे होती हैं उनके बारे में पूरी स्टडी यहाँ पर करेंगे। अच्छा, तो देखिए, सर्वप्रथम तरंगे
तरंग गति है। तरंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। कभी तालाब में, आप लोग कभी तालाब गए होंगे और तालाब में एक पत्थर लीजिए और पत्थर का टुकड़ा मार दीजिए, पत्थर का टुकड़ा मार दीजिए, कुछ लहर टाइप को आपको मिलेगी, लहरें। अगर कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, ओशियंस के किनारे, वहां पर भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लहरें आती, लहरें, लहर, वेव्स। इसी प्रकार नदी के किनारे जब आप गए होंगे तो देखा होगा नदी में भी लहरें आती हैं। बस जैसे ही आपने उसको देख लिया, आपने तरंग की अनुभूति कर ली। जी हाँ, आपने तरंग की अनुभूति कर ली। तो अब बात करते हैं, अगर उस पानी में क्या हुआ, तो पत्थर मारा तालाब के, तो पानी ऐसे करके ऐसे ऐसे होगा, ऐसे उठता है। ये जो उठा और ऐसे पत्थर यहाँ पर जब आपने फेंका, पत्थर की डुबकी लगाई, तो इस पत्थर में जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, इसने इस अपनी एनर्जी को इस पानी में ऐसे डाला और पानी के चारों तरफ अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, फैला दिया। जी हाँ, चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैला दिया। अब हम बात करते हैं, इसने फैला दिया ये चारों तरफ, तो ये जो एनर्जी गई, ये तरंग की भांति गई है। ये एग्जाम्पल है ये पदार्थ के रूप में ही, थोड़ा सा घबराइएगा, माध्यम है। तो ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, ये विक्षोभ, डिफरेंस, तो इसी की जो ये प्रक्रिया है, इनको तो हम तरंगे कहते हैं। अगर ये चलने लग जाएं, जो विक्षोभ हुआ ये तरंग है, और ये विक्षोभ जो चल रहा है, चलने लगा, इसको हम बोलते हैं तरंग गति। जी हाँ, तरंग गति। तो समझ आता हूँ काम कर रहा हूँ। तरंग गति याद रखेंगे। अच्छा, अब अगर बात करें थोड़ा सा, हम और डिटेल में जानेंगे। ये तो हो गई तरंग, जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ ना, यही है परिभाषा क्या निकलेगी तरंग गति की, कि विक्षोभ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। जी हाँ, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं तरंग गति। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग तरंगों के प्रकार अगर हम बात करें तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। जी हाँ, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक। यांत्रिक और अयांत्रिक। जी हाँ, दो प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। अब यांत्रिक कौन होंगे और अयांत्रिक कौन होंगे? इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। कहने का मतलब है कि जब तरंग चलती है तो इसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, माध्यम का मतलब मीडियम, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर ये मीडियम मिल गया और तरंगे गति करने लग जाएं, तो ऐसी तरंगे कहलाती हैं
या यांत्रिक तरंगे, सॉरी, ऐसी तरंगों को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। अच्छा, अयांत्रिक तरंगे कौन से होंगी? जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। अच्छा, इसके दो सेंस हैं। देखिए, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो सिर्फ माध्यम में ट्रेवल करती हैं, जबकि अयांत्रिक तरंगे चाहे माध्यम हो और चाहे माध्यम ना हो, उनकी क्वालिटी भी दोनों में ट्रेवल कर जाएंगे। जी हाँ, तो दोनों में ट्रेवल कर जाएंगी। अगर माध्यम होगा तो भी ट्रेवल करेंगी, माध्यम नहीं होगा तो भी ट्रेवल करके चली जाएंगी। लेकिन यांत्रिक तरंगे अगर माध्यम नहीं है तो ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? कुछ क्वालिटी है इनकी? जी हाँ, इनकी अपनी एक क्वालिटी है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊँ, परिभाषा भी लिख लेंगे हम, घबराइए और परिभाषा के लिए। जब परिभाषा के लिए घबराने लग गए चलो दिक्कत हो जाएगी। तो माध्यम और बिना माध्यम, तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। थोड़ा सा मैं ध्वनि और इधर मैं ले लेता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, इसे आप अच्छे समझ सकते हैं। देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश एक अयांत्रिक है। मैं दोनों चीज़ बताऊंगा, माध्यम में चलता है प्रकाश की नहीं चलता है, और बिना माध्यम की चलेगा कि नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय आप बोलिए, हमारी आवाज़ आप तक आ रही होगी, एक तरंग के माध्यम से आ रही, वेव्स के माध्यम से। आप आपस में बातचीत करते हैं तब भी आती है, बात करते हैं तब भी आती है ना आवाज़। जी हाँ, ये यांत्रिक तरंग है जी, ये यांत्रिक तरंग है। लेकिन यही यांत्रिक तरंग अयांत्रिक में भी परिवर्तित होती है। जी हाँ, सैटेलाइट के माध्यम से। जब सैटेलाइट पहुंचती है ना, यहाँ से मेरे माइक पे गई, माइक से जैसे ही यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेगी, अब इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तबीयत सीधा, यानी आप तक बिना माध्यम के आ रही है। इसको प्रैक्टिकल समझे। क्लास में होते हैं, वर्चुअल रूप में समझना थोड़ा सा कट हो सकता है। क्लास में होते तो हमारी जो आवाज़ आ रही है वो, अगर यहाँ गैस ना होती तो यह आवाज़ वहाँ तक ट्रेवल ही ना करती, तब हमारी ध्वनि नहीं आ पाती। अच्छा, अब अगर प्रकाश की बात करें, इससे थोड़ा सा समझेंगे तो शायद अच्छे समझ में आ जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक क्या आता है? प्रकाश। और क्या सूर्य से पृथ्वी तक में वायुमंडल है क्या पूरे सब जगह पे? नहीं है, वायुमंडल नहीं है, माध्यम ही नहीं है, स्पेस है, इसलिए नाम रहा गया। ब्रह्मांड को क्या कहा गया? स्पेस। जी हाँ, ब्रह्मांड को स्पेस कहा गया है। जानते हैं कि नहीं जानते? ब्रह्मांड को स्पेस किस लिए कहा गया है? क्योंकि वहां पर वास्तविकता में कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब प्रकाश जो सूर्य से यहाँ आ रहा है हमारे पास तक, ये बिना माध्यम के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल, अगर ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका वायुमंडल है, ये सूर्य है, ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, तो ये वाला जो प्लेस है, ये यहाँ तो कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कि ये बिना मीडियम के चला कि नहीं चला? प्रकाश चल गया, लेकिन यहाँ इंटर करेगा वायुमंडल में, माध्यम आ गया,
माध्यम आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे ही माध्यम आ गया, जैसे ही यहाँ माध्यम आ गया, तब भी तो प्रकाश ट्रेवल करके यहाँ आ रहा है। जी हाँ, तब भी प्रकाश ट्रेवल करके यहाँ आ रहा है। और जैसे ही, इसका मतलब माध्यम में भी, यानी कि प्रकाश माध्यम में भी चल रहा है और बिना माध्यम के भी ट्रेवलिंग कर रहा है, लेकिन ध्वनि ट्रेवल नहीं कर रहा है बिना माध्यम। ध्यान रखिए इस बात। अच्छा आगे, हाँ, आप लोगों को अगर लग रहा हो कि मैं धीमा पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब में एक फैसिलिटी है कि आप प्लेबैक स्पीड को डबल टाइम कर सकते हैं, या 1.2 कर सकते हैं, 1.25 या 1.50 कर लीजिए, या 1.75। और अगर किसी को लगता है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो आपको जैसा पसंद हो आप कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा धीमे ही पढ़ाऊँगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अभी हमें आपकी आपस में देखनी है, इसके बाद तो फिर जैसा होगा देखा जाएगा। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, यांत्रिक और आया। चलिए अब हम बात करते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताया, किसी पदार्थिक माध्यम में बिना अपना रूप बदले निश्चित काल से चलने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा। ऐसी तरंगे मैंने आपको बताया है, ये डिफिनीशन है, रिटन में यही आपको लिखना है, जैसी मैंने लिखी हुई है सेम, थोड़े बहुत अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही आपको लिखना होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बुकिश लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज, ये आपको लिखनी है। मैंने आपको जो बता ही दिया है यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं और नॉन यांत्रिक का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। कहीं पर विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखा मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं वो नहीं है, हम उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक, ठीक है। आगे बात करते हैं, यांत्रिक तरंगों के कुछ गुण हैं। क्या गुण हैं? जैसे सबसे पहले माध्यम के कणों में प्रत्यास्था होनी चाहिए, एलास्टिसिटी, खिंचाव करते हैं फिर वापस अपने पास आ जाने चाहिए। जी हाँ, वरना तरंग का संचरण नहीं होगा। ध्यान रखिए, तरंग का संचरण नहीं होगा, इस कारण से क्या होना चाहिए। दूसरा, माध्यम के कणों में जड़त्व होना चाहिए। जड़त्व का मतलब समझते हैं ना, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इनर्शिया क्या होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर गति में है तो गति में रहेगी। ऐसे ही कणों की क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, न्यूनतम जड़त्व का घर्षण होना चाहिए। कहने का मतलब जो कण है, उन कण के बीच में जो जड़त्व का घर्षण होना चाहिए तो बिल्कुल 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 कम होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो जो तरंग का संचरण होगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, अगर उदाहरण की बात करें तो पानी में उत्पन्न लहरें जो होती हैं, जल की तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, रस्सी की तरंगे, बहुत सारी तरंगे, अनगिनत, इनफाइनाइट, जितनी तरंगे लेना हो ले लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तरंगों के प्रकार। कितने प्रकार की तरंगे होती हैं? तो देखिए, हमारे पास दो प्रकार की तरंगे हैं। कंपन करने की दिशा के अनुसार दो प्रकार की तरंगे, माध्यम के अनुसार अभी देखा, अब बात करते हैं कंपन करने की दिशा के अनुसार। जैसे राशियां होती हैं दो प्रकार से, ध्यान है, डिराइव्ड और व्युत्पन्न। आप समझ रहे हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो उसी प्रकार से ये भी दो प्रकार से होती हैं। अब दूसरे प्रकार अगर हम बात करें, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अगर किसी माध्यम में तरंग चल रही हो और वो माध्यम के कण तरंग की दिशा के अनुसार चले, जी हाँ, तरंग की दिशा के अनुसार चले, तो फिर वो कैसी तरंगे होंगी। कहने का मतलब, ये मान लीजिए रस्सी, एक प्रकार से रस्सी का टुकड़ा लिया,
और इसको ऐसे बांध दिया। अब अगर खींचेंगे तो ऐसे करके इसकी कण गति करेंगे, यानी तरंग ऐसे चलेगी और कण ऐसे लंबवत परपेंडिकुलर इस दिशा के, तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स। फिर बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। तो यदि माध्यम में तरंगे जो चल रही हो, कहने का मतलब यदि किसी माध्यम में तरंग के चलने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करें, जैसे कि ध्वनि तरंगे, लंबी लंबी, थोड़ा सा और सही कर देते हैं इसको, इस प्रकार से ऐसे ऐसे, कहने का मतलब कण भी ऐसे चलेंगे और हमारी तरंग की भी दिशा सेम रहेगी। जैसे कभी भीड़ में हम लोग खड़े होते हैं, भीड़ में आप लोग खड़े होते हो, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, पीछे से पुश आता है तो ऐसे पुश आया, फिर पुल हुआ, पुश आया, पुल हुआ, रबड़, ऐसे करके पुल पुश करते हैं, तो आगे पीछे करके तरंगों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो वो तरंगे कहलाती है हमारी कौन सी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है। जी हाँ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है। तो देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अभी जैसे मैंने अपने डिफिनीशन बताया, आप एक अंतर में डिफिनीशन, कभी भी किसी भी चीज का अगर दो चीजों में अंतर करने के लिए आ जाए तो आप उनकी एक डिफिनीशन जरूर से जरूर लिख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल और डिफिनीशन, दो चीजें आप जरूर लिख दीजिए। तो सबसे पहली डिफिनीशन है, तरंग की दिशा के लंबवत कण की गति होती है, यानी कि जो तरंग की गति होती है और कण की गति होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है। ये देखिए, फिगर भी बना सकते हैं आप, फिगर भी बनाएंगे। और अनुदैर्ध्य में क्या होगा, तरंग की दिशा के समांतर कण की गति होती है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये फिगर मैंने आपको बनाया, इस फिगर से भी आप डिनोट कर सकते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग को, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनमें श्रृंग और गर्त पाई जाती है, अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त पाई जाती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं श्रृंग और गर्त को अगर हम मिला दें, एक श्रृंग और एक गर्त को मिलाने से हमें तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। जी हाँ, तरंग दैर्ध्य श्रृंग और गर्त से बनती है, जबकि तरंग दैर्ध्य संपीड़न और विरलन से बनती है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य संपीड़न और विरलन के मिलने से बनती है। अच्छा, चौथा पॉइंट, माध्यम का घनत्व नहीं बदलता। कहने का मतलब कोई भी माध्यम होगा तो अनुप्रस्थ तरंगों में वो माध्यम के घनत्व को नहीं बदलेंगे, जबकि संपीड़न में क्या होगा, अच्छा घनत्व क्या होता है, कणों का पास पास या दूर दूर रहना, जैसे गैस काफी कम घनत्व होता है, जबकि ठोस का घनत्व, क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, तो इसमें जब कण पास पास आते हैं तो यहाँ का घनत्व बढ़ जाता है और यहाँ का घनत्व विरलन के समय घनत्व कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट, तरंग में ध्रुवीकरण होता है और तरंग में ध्रुवीकरण नहीं होता। देखिए, ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि सभी कणों को दिशा को एक साइड कर देना। अगर दो तरंगे हैं उनको मिला दें तो उनकी दिशा एक जैसी हो जाए, तो ये होता है तरंग का पोलराइजेशन, तरंगों का ध्रुवीकरण। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इस पर एक देखते हैं आगे कुछ ना कुछ, जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ध्रुवीकरण को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर नोट करना चाहे तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जैसे रस्सी में तरंग, और इसमें लिख लीजिएगा ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग और रस्सी में। चलिए अब बात करते हैं तरंगों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जी हाँ, कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ बोर्ड में, पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको एक फोटो भेज दूंगा, उसके द्वारा आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी आपकी बुक में होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन क्या होता है, इसकी बात करें। विस्थापन क्या होता है, देखिए
जैसे ये मान लीजिए तरंग है, तरंग ऐसी गई, तो तरंग जहां तक जा रही है, मान लीजिए यहां तक गई, यहां तक गई, या यहां तक गई, या यहां तक गई, यहां तक गई, कहीं तक जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई इसमें पर्टिकुलर, देखिए तरंग और आयाम को आपको एक बात समझनी है, दोनों को अंतर समझना है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। आयाम क्या होता है और विस्थापन क्या। सबसे पहले आयाम को देखते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये जो गर्त और स्रंग है, मतलब मैक्सिमम स्रंग और मैक्सिमम गर्त, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है विस्थापन, ये विस्थापन, ये कहलाता है विस्थापन। इस कण का विस्थापन कहलाता है आयाम। और किसी भी कण का विस्थापन ये होगा, मान लीजिए एक कण यहां पर है, ये वाला, तो इस कण का विस्थापन ये हो जाएगा, इस कण का विस्थापन ये हो जाएगा, इस कण का विस्थापन ये हो जाएगा, इस कण का विस्थापन ये हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर कण की एक विस्थापन होगा और आयाम सबसे मैक्सिमम, जो मैक्सिमम विस्थापन होता है वही उस तरंग का आयाम होता है। इसी प्रकार मान लीजिए ये और ये, तो कण का जितना विस्थापन हो रहा है ये विस्थापन है, और मैक्सिमम जो हो रहा है वही क्या है उसका एम्पलीट्यूड। जितने कण की गति होगी, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इससे लिखना है आपको। अच्छा, देन क्या है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक शब्द आता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसको समझ लेते हैं। आवर्तकाल ही समझ लेंगे। आवर्तकाल पीरियड। अगर कोई तरंग यहां से यहां तक आई तो एक कंपन करने में, एक कंपन जितना समय में वो करेगी, एक कंपन जितने समय में वो करेगी, वो तरंग एक कंपन करने में जितना समय लगेगा उस तरंग का आवर्तकाल वही होता है। एक कंपन करने में जितना समय लगा, मान लीजिए इसको यहां से यहां आने में 1/10 सेकंड लगा, यही क्या हो जाएगा उसका आवर्तकाल, यही हो जाएगा उसका आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होगी, एक सेकंड में कण या तरंग जितनी बार कंपन कर ले, ये होता है एक कंपन, यहां से यहां तक एक कंपन। एक सेकंड में जितनी बार ये कंपन कर ले वही उस तरंग की क्या कहलाती है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। घबराइए मत, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। बात करते हैं तरंग दैर्घ्य। अभी जैसे हमने जब अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ का अंतर लिखा, वहां पर क्या लिखा था, स्रंग और गर्त के मिलने से तरंग दैर्घ्य बनती है, संपीड़न और विलयन के मिलने से तरंग दैर्घ्य बनती है। तो एक कंपन करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो उसी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। यानी कि दूसरे शब्दों में एक स्रंग से दूसरे स्रंग के बीच की दूरी को, एक स्रंग से दूसरे स्रंग को, या एक विरलन से दूसरे विरलन के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है तरंग की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक को चलने में कितना समय लगा, अगर दूरी की बात करें तो लेम्डा, समय कितना लगा, टी समय लगा। तो चाल बराबर, और इसी को टी को अगर हम बदल दें तो कितना आ जाएगा, एन लेम्डा में। यानी तरंग की चाल क्या हो जाएगी, एन लेम्डा। ध्यान रखेंगे, एन लेम्डा। चलिए इसके बाद बात करते हैं
श्रृंग क्या होता है? श्रृंग, श्रृंग, श्रृंग। तो अगर हम बात करें ये अनुप्रस्थ तरंग, हाँ, अनुप्रस्थ तरंग का जो आवर्त काल होता है, सॉरी, अनुप्रस्थ तरंग का जो आयाम होता है, ये आयाम ही कहलाता है क्या? श्रृंग। और गर्त क्या होती है? कहने का मतलब जो मेन हमारा माध्यम होगा उसके ऊपर का कंपन श्रृंग और नीचे का कंपन गर्त कहलाता है। आधा कंपन श्रृंग और आधा कंपन गर्त। संपीड़न क्या होता है? जब कण, अनुदैर्घ्य कण आपस में पास आते हैं, आपस में पास आते हैं, संपीड़न। और जब यही कण दूर जाते हैं तो यही कहलाता है विरलन। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तरंगों से संबंधित कुछ हमारी परिभाषाएं। तो बच्चों, आज की क्लास इतनी रहेगी। शेष का क्लास आपकी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ध्यान रखेंगे, सभी लोग नोट्स बना लेंगे, अटेंडेंस भी जरूर ले लीजिएगा ग्रुप में, और क्लास पूरी देखिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता हो, तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, आज की क्लास इतनी रखते हैं। बाय बाय।